हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ओपेम एज ए लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है। ये मेरे मॉड्यूल 7 का लेक्चर 10 है। हम ओपेम एज ए लॉगरिथमिक एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट के लॉग के प्रोपोर्शनल होगा। अब इस लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का पर्पज़ है कि मान लीजिए जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसको हमें कंप्रेस करना है, या इनपुट सिग्नल को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, या किसी क्वांटिटी से उसको डिवीज़न करना है। तो इन सब एप्लीकेशन में हम लॉगरिथमिक एम्पलीफायर को यूज़ लेते हैं। जैसे ये ओपेम एज ए लॉगरिथमिक एम्पलीफायर का मैंने डायग्राम शो किया है। इसके अंदर ये एक इनपुट पे इसको हम इन्वर्टिंग मोड पे काम ले रहे हैं, यानी इसका जो ओपेम का माइनस टर्मिनल है उस पर हमने इनपुट सिग्नल को अप्लाई किया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया है। और इस जगह एक रेजिस्टेंस यूज़ लिया है R, और फीडबैक लूप में हमने यहाँ पे डायोड यूज़ भी लिया है। तो जब हम लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं तो फीडबैक लूप के अंदर, यानी इस वाले लूप में, किसी नॉन लीनियर डिवाइस को काम में लेते हैं। नॉन लीनियर डिवाइस हमारी डायोड भी हो सकता है और ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। अभी जो मैंने ये डायग्राम बनाया है ये डायोड को यूज़ लेके बनाया है। इसके बाद इसी लेक्चर में मैं ट्रांजिस्टर को यूज़ लेके कैसे बनता है लॉगरिथमिक एम्पलीफायर वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डायोड को जब यूज़ करते हैं तो क्या वर्किंग है और क्या इसकी कैलकुलेशंस आती है, और ये प्रूव करेंगे कि जो ये आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट के लॉगरिथमिक के प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले जैसे अभी अपन सारे सर्किट में कर चुके हैं कि जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि ये कौन से मोड में वर्क करता है, इट इज़ वर्किंग इन इन्वर्टिंग मोड। इन्वर्टिंग मोड का हमें कैसे पता चल रहा है इन्वर्टिंग मोड में है, इसके जो माइनस वाला टर्मिनल है उस पर हमने इनपुट सिग्नल लगाया है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया। अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया है तो पहले तो मैं आपको सबसे पहले वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट बताती हूँ कि यहाँ पे V1 वोल्टेज 0 है, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो V1 वोल्टेज 0 है तो V2 भी क्या होगा, V1 ग्राउंड पोटेंशियल पे है तो V2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली V1 होता है, तो ये भी लगभग किसके बराबर होगा, 0 वोल्ट के बराबर होगा। तो एक्चुअल में V2 0 नहीं है, V2 पे ये इनपुट के कारण वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन ये वर्चुअल ग्राउंड पे होगा। ये डेरिवेशन कैसे आया मैं अपने पिछले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वर्चुअल ग्राउंड होता क्या है। तो V2 क्या है, हमारे वर्चुअल ग्राउंड पे है। अब अगर हम V2 नोड के ऊपर KCL लगाएं, इफ़ वी आर अप्लाइंग द KCL एट V2 नोड, KCL एट V2 नोड, हम माने कि इस इनपुट वोल्टेज को लगाने से लोड इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है IR। इस बिंदु पे आके करंट दो भागों में जाएगी। सपोज़ करें ये करंट IB है और ये जो करंट है ये फीडबैक करंट कहलाती है IF। चूँकि ये डायोड में फ्लो हो रही है इसलिए इस करंट को हम रिप्रेजेंट कर दें ID। ID मीन्स डायोड करंट। तो अब अगर अपन इस बिंदु पे V2 बिंदु पे KCL लगाते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस नोड पे अंदर आने वाली करंट का सम बाहर जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। तो वी कैन राइट IR इज इक्वल्स टू IB प्लस ID, ऐसा लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अब अपन देखेंगे कि जो ओपेम है इसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होती है और आइडियल ओपेम की इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होती है। तो IB की जो वैल्यू है डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। IB अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है। तो इस इक्वेशन से हम देखें तो IR यानी रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट डायोड में बहने वाली करंट के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, क्योंकि वैसे इसकी इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होती है आइडियल ओपेम की, बट प्रैक्टिकल ओपेम की बहुत हाई होती है। तो IB का मान नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। तो हमने IB को हटा दिया तो IR बराबर हो गया ID के, यानी यहाँ से जो करंट आएगी वो सारी की सारी इस फीडबैक लूप में फ्लो होगी। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई। लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम अगर इस IR की वैल्यू निकालते हैं, इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी, कैसे निकलेगा, इसके इस बिंदु पे वोल्टेज है Vin और इस बिंदु पे वोल्टेज है V2। तो इसमें इसके अक्रॉस R के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गए Vin माइनस V2, दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R। अब आपको IR निकालना है, यानी रेजिस्टेंस में बहने वाली करंट निकालनी है। तो करंट का फॉर्मूला होता है V/R। तो यहाँ पे वोल्टेज कितने हुए R के ऊपर, Vin माइनस V2 डिवाइड बाय R।
तो ये वैल्यू आ गई हमारी IR की। अब अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि V2 इज़ एट वर्चुअल ग्राउंड, यानी V2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, वर्चुअल ग्राउंड की वजह से 0 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पुट करें तो IR इज इक्वल्स टू Vin माइनस 0 अपॉन R, यानी IR की वैल्यू हो गई यहाँ पे Vin अपॉन R। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन हमारी आ गई। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन में हमें IR बराबर ID रखना है, तो पहले हमें IR की वैल्यू निकाल ली। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ID की। तो ID है डायोड करंट। अब डायोड सर्किट में हमने डायोड की इक्वेशन देख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि डायोड करंट की वैल्यू होती है ID इज इक्वल्स टू IS E VD अपॉन ईटा VT -1। ये डायोड इक्वेशन होती है। इसमें क्या है, अब ID क्या है, IS क्या है, मैं आपको बताती हूँ। ID क्या है, डायोड में फ्लो होने वाली करंट जब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि ये डायोड का एनोड है, दिस इज कैथोड टर्मिनल। अब एनोड जो है वो इनपुट वोल्टेज अगर पॉजिटिव ऊपर है और नीचे नेगेटिव है तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये कंडक्ट करेगा, तो फॉरवर्ड बायस में करंट है इसकी ID, और तो ID हो गई डायोड करंट इन फॉरवर्ड बायस। तो ID को हम लिख सकते हैं ID इज डायोड करंट। IS है रिवर्स सैचुरेशन करंट, कि रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी कैरियर के कारण करंट होती है, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये हमारी IS हो गई। अब इसी इक्वेशन में VD क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड। अभी हम देख रहे हैं डायोड फॉरवर्ड बायस में है और इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो VD, हालांकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो VD क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड। नेक्स्ट इज ईटा। ईटा क्या है, आइडियलिटी फैक्टर। ईटा होता है आइडियलिटी फैक्टर। आइडियलिटी फैक्टर जो होता है इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होती है, मतलब इसकी वैल्यू रेंजेस बिटवीन 1 to 2। लेकिन आइडियल डायोड के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और प्रैक्टिकल डायोड के लिए 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती है। अगर हम आइडियल डायोड कंसिडर करेंगे तो इसको ईटा को हम 1 ले सकते हैं। और VT यहाँ पे है थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज मतलब वोल्टेज विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण जो वोल्टेज उत्पन्न हुए हैं उसे हम थर्मल वोल्टेज कहते हैं। तो VT यहाँ पे हो गया अपना थर्मल वोल्टेज। VT की जो वैल्यू है वो होती है KT अपॉन Q। VT की जो वैल्यू है वो होती है KT अपॉन Q। K यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, T टेम्परेचर है, Q चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये जो पैरामीटर है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है और IS भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो मैंने आपको बताया कि डायोड इक्वेशन के अंदर क्या क्या टर्म हमने काम में लिए। अब इस चीज़ से आप देख सकते हो कि जो डायोड करंट है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर के कारण हमारा IS भी वेरी करता है और VT भी वेरी करता है, तो डायोड करंट भी वेरी करती है। अब इसमें हम आगे चलते हैं। डायोड करंट अगर हम रूम टेम्परेचर पर इन सब की वैल्यू रखें, VD के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, ईटा, VT इनकी वैल्यू रखें, तो रूम टेम्परेचर पर भी इस पार्ट की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा ग्रेटर आती है। तो हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं कि ID इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये वाला पार्ट के लिए हम लिख लेते हैं EVD अपॉन ईटा VT इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 1 से बहुत ज़्यादा होता है ये पार्ट। तो ID इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू IS EVD अपॉन ईटा VT। ये अपन इस इक्वेशन की जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि इस वाले पार्ट की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा है।
अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, आई डी ये रहा, आई एस को इधर नीचे ले लिया, आई डी अपॉन आई एस इज इक्वल्स टू ई वी डी अपॉन ईटा वी टी। अब अगर हम इस इक्वेशन के दोनों साइड नेचुरल लॉग लें, नेचुरल लॉग वो होता है जिसका बेस ई होता है, तो नेचुरल लॉग अगर दोनों साइड लेते हैं तो हम लिखते हैं लॉग बेस ई है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, नेचुरल लॉग को आप ln से भी रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप ऐसे लिखते हो इसका मतलब है नेचुरल लॉग लिया है। तो हमने लिखा लॉग आई डी अपॉन आई सी। अब लेफ्ट हैंड साइड लॉग ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी लॉग लेना पड़ेगा, यानी इस इक्वेशन के दोनों साइड पे लॉग लेने पर अब अपन ने यहाँ लिखा लॉग वी डी अपॉन ईटा वी टी। अब लॉग के जैसे कि आपने डिफरेंट फॉर्मूले देखे होंगे, मैं वो फॉर्मूला बता देती हूँ। एक फॉर्मूला जो भी अपन यूज़ लेंगे वो है लॉग एम की पावर एन। अगर लॉग एम की पावर एन है तो ये इक्वल होगा एन लॉग एम के, मतलब जो पावर वाला पार्ट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो यही रहेगा लॉग ई आई डी अपॉन आई एस। इसमें अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये हो गया वी डी अपॉन ईटा वी टी। अब इधर एक चीज़ बच गई, लॉग ई बच गया और बेस भी ई है। तो लॉग का एक दूसरा फॉर्मूला और होता है कि अगर हमारा बेस सेम हो और उसी का ही लॉग ले रहे हैं, यानी यहाँ अगर 2 होता और यहाँ भी 2 होता तो भी इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती। यानी बेस और जो लॉग ले रहे हैं जिस क्वांटिटी का वो दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। तो अगर अपन यहाँ देखें तो ये पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। इससे अगर हम वी डी कैलकुलेट करें तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वी डी इज इक्वल्स टू हमारा हो गया ईटा वी टी लॉग ई आई डी अपॉन आई एस। तो हमारी ये वैल्यू आ गई, वी डी मतलब डायोड पे जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है इसकी वैल्यू अपने पास ये आ गई, ईटा वी टी लॉग ई आई डी अपॉन आई एस। ये अपनी हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब जैसे कि अभी अपन ने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से निकाला था कि मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन बताई थी कि आई आर इज इक्वल्स टू आई डी, ये निकाला था और आई आर की वैल्यू हमने निकाली थी। आई आर सेकेंड इक्वेशन से आई आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वी इन अपॉन आर, ये निकाला था। अब आई आर बराबर है आई डी के, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि आई डी इज इक्वल्स टू वी इन अपॉन आर। तो आई डी की ये वैल्यू अगर अपन फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दें तो फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, पुट द वैल्यू ऑफ आई डी, पुट द वैल्यू ऑफ आई डी। अब आई डी की वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा वी डी इज इक्वल्स टू ईटा वी टी लॉग आई डी की जगह हम रखते हैं वी इन अपॉन आर इंटू आई एस। ये हमारे पास आ गई वी डी की वैल्यू। अब यहाँ से के बाद हम देखते हैं कि ये जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज और वी डी में क्या रिलेशन है। कि आप इस लूप में अगर देखें तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमारे किसके बराबर हो रहा है, माइनस वी डी, यानी डायोड पे जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वही हमें आउटपुट में मिल रहा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि और इसका कौन सा वाला टर्मिनल, माइनस वाला टर्मिनल हमारे आउटपुट से कनेक्टेड है। तो हम ये लिख सकते हैं आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस वी डी, आउटपुट हमारे माइनस वी डी के बराबर होगा। और वी डी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू माइनस ईटा वी टी लॉग बेस इसका ई है वी इन आर आई एस। अब इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज
इनपुट के लॉग के प्रोपोर्शनल है। तो हमें यही प्रूव करना था लॉगरिथमिक एम्पलीफायर में कि जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो इनपुट के लॉग के प्रोपोर्शनल मिलेगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। हम ये मानते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ईटा वीटी, भाई ईटा तो अगर आपने आइडियल डायोड लिया है तो ईटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्रैक्टिकल डायोड है तो 1 से 2 के बीच में होगी। तो ये वैल्यू एक बार कांस्टेंट हो गई। रूम टेम्परेचर पे हमारा वीटी और आईएस भी कांस्टेंट हो जाएगा, और आर एक कांस्टेंट है ही। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द log of input voltage at room temperature। लेकिन आप ये देख सकते हो कि हमारा जो आउटपुट है ये VT और IS पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन VT और IS किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो VT और IS भी चेंज होंगे, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज स्टेबल नहीं रह पाएगा। मतलब इस सर्किट का एक ड्रॉबैक है कि जो आउटपुट है दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, क्योंकि हमारे ये दो पैरामीटर थर्मल वोल्टेज और रिवर्स सैचुरेशन करंट ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। अब अगर हम डायोड की जगह ट्रांजिस्टर अगर फीडबैक लूप में ले लें तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हमें मिलती है। एक तो ट्रांजिस्टर ईटा पे डिपेंड नहीं करेगा, तो मतलब ईटा पे डिपेंड नहीं करेगा तो उसकी डायनेमिक रेंज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अपन जो नेक्स्ट सर्किट देखेंगे वो अपन यूज़ करेंगे, डायोड की जगह क्या यूज़ करेंगे? ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे, और फिर सारी कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे। अभी अपन ने ओपेम की वर्किंग देखी कि जब डायोड फीडबैक पार्ट में फीडबैक उसमें कनेक्टेड हो तो वो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह कैसे वर्क करता है। अब डायोड की जगह हमने क्या काम में ले लिया? ट्रांजिस्टर। बाकी सारा सर्किट एज इट इज़ है, बस फीडबैक एलिमेंट के रूप में डायोड की जगह यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो ओपेम है वो उसमें इन्वर्टिंग मोड में काम करता है, क्योंकि इन्वर्टिंग मोड पे आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो और नॉन इन्वर्टिंग को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ग्राउंड कर रहे हैं। तो सेम कुछ चीज़ें वैसी की वैसी चलेगी कि जो V2 है वो V2 क्या है? हमारा वर्चुअल ग्राउंड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है V1 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू V2 होता है, और V1 0 है तो V2 भी 0 है, यानी V2 इज़ एट वर्चुअल ग्राउंड। V2 हमारा किस पे चल रहा है? अभी वर्चुअल ग्राउंड पे है। इसके बाद जैसा कि हम क्या करते हैं, V2 नोड पे क्या लगाते हैं? KCL लगाते हैं। KCL एट V2 नोड। अगर आप लोग को डायोड की वर्किंग, डायोड को यूज़ लेके वर्किंग समझ में आ गई होगी तो सेम उसी पैटर्न पे ये चलेगा। तो अपन KCL लगाएं यहाँ पे। अब यहाँ मैंने अंदर आने वाली करंट IN ले ली है, IR भी ले सकते थे, कुछ भी, ये तो माना है हमने कि इनपुट करंट IN है। अब IN जो है इस अंदर आ रही है इस V2 नोड पे, और IB और IC बाहर जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू KCL अंदर आने वाली करंट का सम बाहर जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि IN जो है दैट इज इक्वल्स टू IB प्लस IC। अब यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है ये इसका एमीटर है, ये बेस है, और ये कलेक्टर है। कलेक्टर को अपन ने यहाँ पे जोड़ा है तो इसमें फ्लो होने वाली करंट को हमने IC नाम दे दिया। जब ये करंट डायोड में फ्लो हो रही थी तो हमने इसको ID ले लिया था, डायोड करंट ले लिया था। अब चूंकि ये वाला पार्ट कलेक्टर से जुड़ रहा है इसलिए इस करंट को हमने ले लिया IC। तो हम लिख सकते हैं IN इज द सम ऑफ IB प्लस IC। अब इस ट्रांजिस्टर में अगर अपन देखें तो कलेक्टर को यहाँ लगाया हमने, और आउटपुट किस पे ले रहे हैं? हम एमीटर पे ले रहे हैं, और बेस को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? ग्राउंड कर दिया है। तो अगर V2 वर्चुअल ग्राउंड पे है तो कलेक्टर भी एक तरह से ग्राउंड पोटेंशियल पर है, बेस भी ग्राउंड पोटेंशियल पे है, बेस को तो हमने ग्राउंड किया ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कलेक्टर टू बेस वोल्टेज होंगे वो लगभग 0 वोल्ट होंगे, क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल वर्चुअल ग्राउंड पे है, बेस को ग्राउंड कर ही दिया है। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो लगभग 0 वोल्ट होगा, और जो एमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज होंगे वो यहाँ पे होंगे VB, जो कि हमें आउटपुट में मिलेंगे। तो बेसिकली हम देखें तो ये ट्रांजिस्टर के 2 टर्मिनल ग्राउंड हैं, सिर्फ इस एमीटर पे ही आप ले रहे हो आउटपुट, तो आप देखेंगे कि एक तरह से डायोड की तरह वर्क कर रहा है। मतलब प्रैक्टिकली हमने क्या लिया है? डायोड ही लिया है। बट ट्रांजिस्टर लगाने से क्या हो रहा है कि इसकी डायनेमिक रेंज इंक्रीज हो रही है, और टेम्परेचर पे डिपेंडेंस तो रहेगी इसकी भी, लेकिन थोड़ी कम एज़ कम्पेयर टू डायोड, और ये ईटा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अभी अपन यहाँ देख सकते हैं कि IN इज़ IB प्लस IC। अब हमको पता है जो ओपेम है दिस इज़ अ ओपेम। ओपेम की बहुत हाई इनपुट इम्पिडेंस होती है, तो IB की वैल्यू लगभग क्या होती है? 0 होती है। IB इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 ड्यू टू हाई इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ओपेम। तो हमारा IN बराबर क्या हो गया? IN बराबर हो गया IC।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आई इन की वैल्यू हम निकालेंगे। इस आर में फ्लो हो रही है ये, और इस बिंदु पे वोल्टेज है वी इन और इस बिंदु पे वोल्टेज है वी टू। तो आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो गए वी इन माइनस वी टू। तो आई इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनपुट करंट क्या हो जाएगी, वी इन माइनस वी टू अपॉन आर, वी इन माइनस वी टू अपॉन आर। अब आई इन ये हो गया, वी टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आई इन की वैल्यू हो गई अपने वी इन अपॉन आर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब अगर हम इसमें, हमको पता आई इन बराबर आई सी, तो हम ये लिख सकते हैं कि आई इन इज इक्वल्स टू आई सी है, और ये बराबर होगा वी इन अपॉन आर, यानी आई सी की वैल्यू अपने क्या आ गई, वी इन अपॉन आर आ गई। अब जैसे अपन उसमें कर रहे थे डायोड को यूज़ लेके, कि हमने डायोड की इक्वेशन लिखी थी, यहाँ हम लिखेंगे ट्रांजिस्टर के लिए इक्वेशन। तो हमें पता है ट्रांजिस्टर की इक्वेशन आई सी इज इक्वल्स टू आई एस ई की पावर वी बी अपॉन वी टी माइनस वन। ये होती है ट्रांजिस्टर की इक्वेशन। आई सी यहाँ पे क्या है, आई सी है कलेक्टर करंट, आई सी इज कलेक्टर करंट। आई एस है रिवर्स सेचुरेशन करंट, मतलब माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण जो करंट फ्लो होती है, तो आई एस इज रिवर्स सेचुरेशन करंट। और वी बी जो है बेस टू एमिटर वोल्टेज, बेस टू एमिटर वोल्टेज। अब इस इक्वेशन के अंदर बचा अपना वी टी। वी टी हमने अभी देखा थर्मल वोल्टेज है, टेम्परेचर के कारण जो वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, इसकी वैल्यू, थर्मल वोल्टेज की वैल्यू होती है के टी अपॉन क्यू। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर एंड क्यू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम इस इक्वेशन में चाहें तो वी टी की जगह ये भी लिख सकते हैं, के टी यहाँ लिखेंगे, के टी अपॉन क्यू लिखेंगे तो क्यू ऊपर आ जाएगा, तो क्यू वी बी अपॉन के टी भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन में, या वी टी लेके भी चल सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था कि जो वी टी मतलब ये वाला जो पार्ट है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है, इसकी वैल्यू रूम टेम्परेचर पे भी 1 से बहुत ज़्यादा होती है, तो हम 1 को नेग्लिजिबल मान लें। तो आई सी की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, आई सी इज इक्वल्स टू आई एस ई की पावर वी बी अपॉन वी टी। ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, क्योंकि हमको पता है कि रूम टेम्परेचर पे भी इसकी वैल्यू, मतलब इस वाले पार्ट की, एक्सपोनेंशियल पार्ट की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारी इक्वेशन आ गई आई सी इज इक्वल्स टू आई एस ई वी बी अपॉन वी टी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस थर्ड इक्वेशन को अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, इसमें आपको वी बी की वैल्यू निकालनी है। वी बी की वैल्यू निकालनी है तो हम आई सी अपॉन आई एस कर दें, तो यहाँ हो गया आई सी अपॉन आई एस इज इक्वल्स टू ई वी बी अपॉन वी टी। ये हो गया। अब इस इक्वेशन में बोथ साइड अगर अपन नेचुरल लॉग लेते हैं तो आएगा लॉग आई सी अपॉन आई एस, लॉग नेचुरल लॉग ले रहे हैं यानी बेस इसका ई है, ई की पावर वी बी अपॉन वी टी। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे जैसे कि पहले किया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम, तो ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, लॉग आई सी अपॉन आई एस इज इक्वल्स टू वी बी अपॉन वी टी, और ये अपना हुआ लॉग ई, और बेस भी ई है
तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर बेस और जिस क्वांटिटी का लॉग ले रहे हैं वो सेम हो तो उसकी वैल्यू होगी 1। तो अगर अपन यहाँ पे इसकी जगह 1 पुट कर दें और VB की वैल्यू निकालें तो VT क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो हम लिख सकते हैं VB इज इक्वल्स टू VT log IC अपॉन IS, ये चीज़ आ जाएगी। अब IC की वैल्यू अभी अपन ने फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से लिखा था कि जो IN है वो IC के बराबर है, और IN हमने कैसे निकाला था, VIN अपॉन R। तो IC भी किसके इक्वल आया था, VIN अपॉन R के। तो हम यहाँ पे IC की जगह लिख सकते हैं VIN अपॉन R। तो ये इक्वेशन हो जाएगी VT VIN अपॉन R IS। ये वैल्यू आ गई अपनी VBE की, ये आ गए अपने बेस टू एमिटर वोल्टेज। अब यहाँ से अगर अपन देखें आउटपुट लूप में तो आप देखेंगे कि भाई आउटपुट किसके बीच में, इस टर्मिनल और एक किसके बीच में प्राप्त हो रहा है, ग्राउंड के बीच में। यहीं आउटपुट मिल रहा है हमको, और इसका ये ग्राउंड इससे कनेक्टेड हो गया। तो हम देख सकते हैं कि क्या वोल्टेज हो रहे हैं, आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस VB। आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर मिल रहा है हमको, माइनस VB के। तो हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू माइनस VB। तो जो VB की वैल्यू है वो एज इट इज़ यहाँ पुट हो जाएगी, बस आगे माइनस लग जाएगा। तो ये हुआ माइनस VT आउटपुट वोल्टेज हमने देखा किसके बराबर है, माइनस VBE के। तो ये हो गया आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू माइनस VT log VIN अपॉन RIS। ये वैल्यू आ गई हमारे आउटपुट वोल्टेज की। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होता है लॉगरिथमिक ऑफ इनपुट के। अगर रूम टेम्परेचर पे VT और IS कांस्टेंट रहे, रूम टेम्परेचर पे तो VT और IS कांस्टेंट रहेंगे क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो VT और IS की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे अगर VT एंड IS कांस्टेंट हैं तो हमारा आउटपुट वोल्टेज है डेट इज़ प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथमिक ऑफ इनपुट वोल्टेज। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट के लॉग के प्रोपोर्शनल आ रहा है या नहीं आ रहा है। और R जो है यहाँ पे, एक बार रेजिस्टेंस आपने चूज़ कर लिया सर्किट डिज़ाइन करते समय तो R की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने प्रूव करा कि आउटपुट इनपुट के लॉगरिथमिक के कैसे प्रोपोर्शनल होता है। ये सर्किट में भी थोड़ी VT और IS टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होगा, बट ये ईटा पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसकी डायनामिक रेंज है वो ट्रांजिस्टर को यूज़ लेने से बढ़ गई है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि OP-Amp लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने फीडबैक लूप में डायोड को भी काम में लिया और ट्रांजिस्टर को काम में लेके भी कैलकुलेशंस देखी। थैंक यू।